नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल का दिन 28 मई सन 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को समर्पित कर दी है एक नई संसद की बिल्डिंग, एक नई संसद जहां पर सांसद बैठेंगे और देश के लिए कल्याणकारी नीतियों को बनाएंगे। इस उद्घाटन के साथ ही तमाम प्रकार की कंट्रोवर्सीज शुरू हो गई हैं कि इतना महंगा प्रोजेक्ट बनाने की क्या आवश्यकता है और पुरानी संसद में ऐसी क्या कमियां रह गईं। तमाम विपक्षी दलों ने इसका बायकॉट किया, तो कुछ लोगों ने इसको अच्छा बताया, कुछ लोगों ने इसको बुरा बताया, अनावश्यक बताया। लेकिन एक प्रश्न सभी के दिमाग में गूंज रहा है कि पुरानी संसद में ऐसी क्या कमी थी कि उसको रिप्लेस करके नई संसद को बनाने की आवश्यकता पड़ी। बच्चों, इस वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में, जो कि एक बहुत बड़ी रिसर्च करने के बाद बना के तैयार किया गया है, इसमें हम पुरानी संसद की अच्छाइयों और कमियों को जानेंगे, साथ में नई संसद की आवश्यकताओं को भी समझेंगे। डिजाइनर, उनका आकार, बनने का समय, उनकी आवश्यकता, इन सभी प्रकार की छोटी छोटी बातों पर हम लोग इस पर ध्यान देंगे और आप तक आपके दिमाग में जितने प्रश्न हैं उन सबको जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि पुराने संसद के आकार पर। पुराने संसद का जो आकार है वो गोलाकार है, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो। लेकिन साथियों, क्या आपको पता है कि जब इसकी डिजाइनिंग स्टार्ट की गई थी तो इसका आकार गोलाकार प्रस्तावित नहीं था। हर्बर्ट बेकर ने इसको त्रिभुजाकार बनाने का ही प्रस्ताव रखा था, जैसी कि अपनी नई संसद है। लेकिन एडविन लुटियंस, जो कि उस समय पूरे विश्व के एक महान आर्किटेक्ट थे, उन्होंने कहा नहीं, त्रिभुजाकार ठीक नहीं है, ये गोलाकार ही ठीक है। और अंतिम मोहर जो लगी वो संसद के गोलाकार होने पर ही लगी और त्रिभुजाकार नहीं। हालांकि हर्बर्ट बेकर इसको त्रिभुजाकार बनाना चाहते थे। फाइनली ये गोलाकार बन के तैयार हुई और पुरानी संसद का जो आकार है वो गोलाकार है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि नई संसद का जो आकार है वो है त्रिभुजाकार, जैसा कि थंबनेल में आप दाहिनी तरफ देख सकते हैं या गूगल वगैरह पे आसानी से सर्च कर सकते हैं। फोटो तो आपने देखी ही होगी। जो नई संसद है वो बच्चों सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर बनाई गई है। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, तो संसद, जो पुरानी संसद है और जो नई संसद है, ये दोनों लगभग पास पास में बनी हुई हैं। राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट और उपराष्ट्रपति भवन, यहाँ तक के पूरे चीज़ को, पूरे एरिया को डेवलप करने का जो प्रोजेक्ट है उसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहा गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही नई संसद का निर्माण हो रहा है। इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि 20,000 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं। और इसी सेंट्रल विस्टा का एक छोटा सा जो एरिया है वो है हमारी नई संसद, जिसको कल इनॉग्रेट कर दिया गया है, कल उसका उद्घाटन कर दिया गया है। चलिए साथियों, अगले पॉइंट पर चलते हैं कि डिजाइनर, पुरानी जो है संसद, उसके डिजाइनर दो लोग हैं जिनका नाम पहले ही ले चुके हैं, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। दो लोगों ने मिलकर के इसको डिजाइन किया था। लेकिन चूंकि एडविन लुटियंस एक बड़ा नाम था उस समय, इसलिए इसको ज़्यादातर लुटियंस के नाम से ही जाना जाता है। इन्होंने पुरानी संसद ही नहीं बल्कि आसपास के एरिया, नई दिल्ली के एरिया को डेवलप किया था। इसलिए उस नई दिल्ली के पूरे एरिया को लुटियंस जोन के नाम से भी जाना जाता है। लुटियंस जोन के नाम से भी पुरानी एरिया, नई दिल्ली को जाना जाता है, क्योंकि उसको एडविन लुटियंस ने डिज़ाइन किया था। अगर हम नई संसद के बारे में बात करें तो इसको किसी एक व्यक्ति विशेष ने डिज़ाइन नहीं किया हुआ है। इसको डिज़ाइन किया है गुजरात की एक कंपनी है HCP, ये टाटा की कंपनी है। HCP ने इसको डिज़ाइन किया गया है। ये वही कंपनी है, ये बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत ही डेडिकेटेड काम करती है। साबरमती रिवर फ्रंट और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, तमाम जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं वो HCP कंपनी कर रही है। और इसकी विशेषता ये है कि ये जो है बहुत ही आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने के साथ में जो पुरानी परंपराएं हैं उनको भी सहेजती है। और सबसे बड़ी इसकी विशेषता ये है कि ये बहुत कम समय में काम करती है, जिसका उदाहरण पूरे विश्व ने देखा है कि नई संसद रिकॉर्ड समय बन करके तैयार हुई है। तो चलिए, समय की बात आ रही है तो अगला हमारा पॉइंट है समय। पुरानी संसद का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 से हो गया था। इस समय से बनना शुरू हो गई थी और 18 जनवरी 1927 तक इसका निर्माण कार्य चला था। यानी कि लगभग पुरानी संसद को बनने में बच्चों 6 वर्ष का समय लगा था।
वहीं अगर हम बात करें नई संसद को, तो इसका उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर 1920 को किया था और रिकॉर्ड 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन भी कर दिया। अगर देखें तो लगभग 3 साल या 2.5 साल का ही समय लगा। क्षेत्रफल के हिसाब से नई संसद बहुत बड़ी है और तकनीक के हिसाब से नई संसद बहुत उन्नत है, उसके बावजूद भी मात्र 2.5 वर्ष के रिकॉर्ड समय में ये हमारी नई संसद बन करके बच्चों तैयार हो गई। पुरानी संसद के बारे में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसका नाम संसद या पार्लियामेंट नहीं था, इसका नाम था सेंट्रल असेंबली। सेंट्रल असेंबली वो जगह है जहाँ पर अंग्रेज शासन करते थे पूरे भारत पर, और ये वही सेंट्रल असेंबली है जहाँ पर भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने जो है बम मार करके और अंग्रेजों को जगाने का प्रयास किया था, भारत में क्रांति लाने का प्रयास किया था, जिसकी वजह से बटुकेश्वर दत्त जी को आजीवन कारावास और सरदार भगत सिंह को हालांकि अन्य मुकदमों डाल करके उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। ये वही बम कांड जो था वो सेंट्रल असेंबली में हुआ था, ये वही संसद है, पुरानी संसद है। इस समय मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और ये तमाम प्रकार के बड़े बड़े नेता भी उसमें मौजूद थे, इसलिए भगत सिंह सभी को मारना नहीं चाहते थे। ये एक छोटा सा बम था, साधारण सा बम था जो आवाज़ और केवल धुआं करता था, घातक बम नहीं था। ये भी इसी संसद यानी सेंट्रल असेंबली में हुआ था। चलिए, बहुत पुरानी घटना है। अब हम बात करते हैं हम लोग लागत की। तो पुरानी संसद में उस समय 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। अगर नई संसद की बात करें तो इसका जो प्रोजेक्टेड कास्ट थी वो 977 करोड़ रुपए थी, लेकिन हम लोग जानते हैं आप मकान बनाएं या कोई भी भवन बनाएं, जितना हम लोग सोचते हैं एस्टीमेट लगाते हैं उससे कहीं ज़्यादा होती है, और ऐसा इसमें भी हुआ। ये लगभग 1200 करोड़ रुपए में बन करके तैयार हुई। साथ में एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होता है, लगभग में बताया जाता है, तो लगभग 1200 करोड़ रुपए में बन करके तैयार हो गई। अब हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो पुरानी संसद जो है मात्र लगभग 2500 स्क्वायर फीट के आसपास थी, स्क्वायर फीट नहीं स्क्वायर मीटर के आसपास थी, यानी 2428 वर्ग मीटर का इसका क्षेत्रफल था। और अगर हम बात करें नई की तो ये 64,500 वर्ग मीटर में है। एक बहुत विशालकाय एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है इस भवन के हिसाब से। अगर हम बात करते हैं सीटिंग कैपेसिटी की, यानी बैठने की क्षमता के हिसाब से, तो साथियों बैठने की क्षमता के हिसाब से पुरानी लोकसभा में 552 सीटें और राज्यसभा में 250 सीटें हैं, क्योंकि इतने ही हमारे सांसद होते हैं लोकसभा में। 543 लोकसभा में है और 245 के आसपास राज्यसभा में सांसद हैं, तो इनके बैठने के लिए पर्याप्त संख्या, पर्याप्त सीटें वहाँ पर उपलब्ध हैं। अगर हम बात करते हैं नई लोकसभा में तो इसमें 888 सांसदों को बैठने की व्यवस्था वर्तमान में है लोकसभा में, और राज्यसभा में 384 सांसदों को बैठाने की व्यवस्था की गई है। पुरानी संसद में एक सेंट्रल हॉल होता था, संयुक्त सदन होता था। ये किस लिए होता था? तो सेंट्रल हॉल में राज्यसभा और लोकसभा दोनों की संयुक्त बैठकें होती थी। किसी अगर कोई संचर्चा करनी होती थी किसी विधेयक पर तो सेंट्रल हॉल में होती थी। लेकिन नई संसद में सेंट्रल हॉल की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर संयुक्त बैठकें कहाँ पर होंगी? तो साथियों संयुक्त बैठकें आपकी लोकसभा में ही होंगी। लोकसभा की क्षमता को बढ़ा करके 1272 तक यानी लगभग 1300 सीटों तक किया जा सकता है। जो संयुक्त बैठकें होंगी वो लोकसभा में ही आकर के हो जाएंगी। साथ के साथ नई लोकसभा में दर्शक दीर्घा भी है, एक बड़ी दर्शक दीर्घा है जहां पर दर्शक बैठ करके अपने देश के नेताओं की कार्रवाई को देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं नई लोकसभा की कुछ और विशेषताओं के बारे में तो नीचे ये नई विशेषताएं लिखी गई हैं। सबसे पहले ये जो है नई संसद जो है हमारी वो बहुत ही अपडेटेड है, बहुत अपग्रेड है। ये कम से कम 50 से 60 साल तक के अपग्रेडेशन के लिए बनाई गई हुई है। इसमें तकनीक का प्रयोग किया गया है, डिजिटल चीज़ें की गई हैं। जानते हैं क्रम से कि क्या क्या इसकी विशेषताएँ हैं। एक विशेषता सेंगोल जो कि स्पीकर के पास स्थापित की गई है। इसके लिए अलग से वीडियो हमने बना दिया कि क्या है सेंगोल, कहाँ से ये आया है। बहुत प्यारी चीज़ है क्या कि लोकसभा को मोर के थीम पे बनाया गया है। आप फोटो अगर देखेंगे गूगल पे सर्च करके तो बहुत प्यारा लग रहा है इसका जो इंटीरियर डिज़ाइन है, मोर के थीम पर। मोर क्यों? क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है और लोकसभा को मोर के डिज़ाइन पर बच्चों बनाया गया है। राज्यसभा को कमल के थीम पे बनाया गया है। बहुत प्यारी फोटो इसकी भी हैं, बहुत भी अच्छी इसकी फ़ोटोज़ है। अगर आप देखेंगे गूगल पे सर्च करके तो राज्यसभा को कमल क्यों? क्योंकि कमल भैया हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय फूल है।
राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, बरगद भी इसके बीच में अहाते में स्थित है। तो राष्ट्रीय चिन्हों का भी ध्यान रखा गया है। इसके सबसे ऊपर हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, जिसमें शेर हैं, दहाड़ने की मुद्रा में है, जबरदस्त गौरव का प्रतीक है, उसको भी इसमें सबसे ऊपर रखा गया है। और उसी को जो है उसके पर्दों को हटा करके इनॉग्रेट किया है कल मोदी जी ने 28 मई की सुबह को। तकनीक की बात करें तो इसको इस तरीके से बनाया गया है कि ऊर्जा में लगभग 30% की बचत होगी, 30% इलेक्ट्रिसिटी विद्युत ऊर्जा को बचाया जाएगा। रेन हार्वेस्टिंग प्लांट यानी कि जो वर्षा का जल है वो भी वेस्ट नहीं होगा। सब चीज़ें जो है वो इसमें ध्यान रखी गई हैं। प्रत्येक सांसद के लिए ऑफिस की व्यवस्था है उनको कार्य करने के लिए, और हर सांसद के सामने, हर एमपी के सामने डिजिटल मॉनिटर लगा हुआ है। इस डिजिटल मॉनिटर में वो किसी भी भाषा में अपनी बात को कह सकते हैं और किसी भाषा में अपनी बात को सुन सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है विविधताओं का देश है, अनेक भाषा, अनेक प्रांत से अनेक भाषा के लोग यहाँ पर बैठते हैं संसद में, तो वो एक दूसरे की बात को समझने के लिए जो है वो इसमें पूरे सॉफ्टवेयर्स होंगे, वो अपनी भाषा को किसी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डिजिटल मॉनिटर के पीछे एक ये भी उद्देश्य है कि सदन की पूरी कार्रवाई को 100% पेपरलेस कर देना। साथियों, नई संसद में संविधान कक्ष भी है। इस संविधान कक्ष में संविधान, जो मूल संविधान है, उसकी डिजिटल प्रति भी रखी जाएगी, उसकी डिजिटल प्रति रखी जाएगी। साथियों, पुराने लोकसभा, राज्यसभा यानी पुरानी संसद में एक बहुत बड़ी कमी ये थी कि ये भूकंप रोधी बिल्डिंग नहीं थी। देश के नीति नियंता वहां पर बैठेंगे, अचानक से कोई अनहोनी ना हो, इसलिए इस बिल्डिंग को पूर्णतः भूकंप रोधी बनाया गया है। इसमें 1700 से अधिक दरवाजे और खिड़कियां हैं, और इसमें 60,000 से अधिक मजदूरों ने काम करके इस बिल्डिंग को कम समय में तैयार किया हुआ है। अगर हम कॉरिडोर की बात करें तो 3.5 किलोमीटर का इसमें कॉरिडोर भी है। तो बहुत विविधताओं के साथ, बहुत विशेषताओं के साथ इसमें चीज़ें हैं। हर एक अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग चीज़ें आई हैं। गुजरात से मार्बल आया है, तो महाराष्ट्र से अनेक चीज़ें आई हुई हैं। लकड़ी सागौन की महाराष्ट्र से आई हुई है। और उत्तर प्रदेश के लिए जो गौरव का विषय है वो है कि कालीन उसमें जो पड़ी हुई हैं वो उत्तर प्रदेश की बिनी हुई पड़ी हुई हैं। ये भी एक गौरव का विषय है। अब बात करते हैं कि नए भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो उसके लिए हम सबसे पहले पहुँचते हैं अपने आज़ादी के समय। आज़ादी के समय जनसंख्या का जो घनत्व था लगभग 36 करोड़ पॉपुलेशन उस समय थी। लगभग में 36 करोड़ की पॉपुलेशन उस समय थी। और 36 करोड़ लोगों पर हमारे पास वहीं 550 लोकसभा में और लगभग 250 राज्यसभा में सीटें थीं। यानी 36 करोड़ लोगों के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो 550 और 250 लोग कर रहे थे। साथियों, अब 75 साल के बाद में हम लोग इस समय 2023 में चल रहे हैं। हमारी पॉपुलेशन लगभग 1.5 अरब यानी 1 अरब 40 करोड़ के आसपास पहुंच गई। अब भी जो है वो क्या हो रहा है, अब भी इतने ही लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जनसंख्या बढ़ती गई लेकिन लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें नहीं बढ़ी, प्रतिनिधियों की संख्या नहीं बढ़ी। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को लाया गया है। तो जानते हैं कब क्या क्या हुआ। क्रमशः टाइम लैप्स वीडियो हम लोग देखेंगे। 1976 में ये कहा गया कि सांसदों की संख्या बढ़ाई जाए जनसंख्या हिसाब से, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनसंख्या के हिसाब से सांसदों की संख्या को बढ़ाया जाए। क्योंकि ये वो समय था 1971 के आसपास, इंदिरा गांधी का समय था, नसबंदी जब चल रही थी, तो उस समय फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन चल रहा था। परिवार नियोजन का मतलब ये है कि परिवार को बच्चे कम पैदा किए जाएं। इसमें क्या हुआ कि कुछ राज्यों ने बहुत अच्छा किया। जो दक्षिण के राज्य थे, तमिलनाडु हैं, केरल हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छा किया। लेकिन जो उत्तर के राज्य हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ पर इन लोगों ने फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन यहाँ पर नहीं मिला। जिससे क्या हुआ कि उत्तर भारत में जनसंख्या बढ़ती गई और दक्षिण भारत में जनसंख्या कम होती गई। अब अगर इस आधार पर हम सीटें बढ़ा देंगे तो उत्तर भारत में सीटें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और दक्षिण भारत में सीटें कम हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने फैमिली प्लानिंग की, अच्छा काम किया, उनको नुकसान झेलना पड़ेगा, और जिन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की, किसी बात को नहीं स्वीकार किया, उनको फ़ायदा मिलेगा, उनका राजनीतिक महत्व बढ़ जाएगा। वर्तमान में देखें तो ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, फैमिली प्लानिंग को नहीं माना गया है। तो इसीलिए 1976 में सीटों को फ्रीज कर दिया गया कि जितनी है उतनी है, और इसको काफ़ी लंबे समय के लिए बढ़ा दिया गया। उन्होंने कहा कि 2002 में देखेंगे कि 2002 में जो स्थिति होगी उसके हिसाब से लेंगे, और इस साल तक इन जो 30-32 साल है इसमें हम लोग कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। जब 2002 में बात आई तो वही सेम समस्या थी।
कि किस हिसाब से आवंटन किया जाए, जो विधानसभाएं हैं, जो लोकसभाएं हैं, उनका परिसीमन किस तरीके से किया जाए। फिर इसको 2002 से फिर बढ़ा दिया गया 2026 तक। अब 2026 में परिसीमन होगा, सीटें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, इसका जवाब तो सरकार और वो 2026 का समय बताएगा, क्योंकि समस्या वहीं सेम है। उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार में पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है, जनसंख्या का जो घनत्व है, वो बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा इनको, राजनीतिक इनको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जो अनुशासित हैं, जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, उनको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा और ये होना नहीं चाहिए। अब क्या होगा ये 2026 में पता चलेगा, लेकिन अगर 2026 में सीटें बढ़ाई जाएंगी तो एक अनुमान ये है कि सीटें लोकसभा में वहीं लगभग 850 या 838 के आसपास सीटें रहेंगी और लोकसभा में भी लगभग 300-350 सीटें रहेंगी। अगर आप देखें तो 888 और 384 ये 2026 के हिसाब से ही ये सीटें डिजाइन की गई हैं। नए संसद भवन की डिजाइन इसी तरीके से की गई है। फिलहाल जो भी होगा 26 में, जो भी होगा आगे, ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन ये खुशी का दिन है, ये बहुत ही भारत के लिए सेलिब्रेशंस का दिन है और अच्छी चीज़ को सराहना करनी चाहिए। उसमें कुछ कमियां अगर हैं तो उसको मिल करके हम लोग को दूर करना चाहिए। ये पूरे देश के लिए गौरव का विषय है कि एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन करके तैयार हुआ है हमारे माननीयों के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके बताएं।